अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डिस्पेंसरी की क्लास का जो हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कल पढ़ा था पेज नंबर 419 से कंटिन्यू करेंगे। कौन सा टॉपिक है कि मुख्तलिफ जो आपके पास इन्फेक्शन होते हैं वो कौन कॉज कर रहा है, कैसे इन्फेक्शन पैदा होते हैं और कैसे फैलते हैं। कल बैक्टीरिया पढ़ा था, आज हम वायरस से कंटिन्यू करेंगे। वायरस में लिखते हैं कि वायरल आपके पास जो वायरस होता है वो साइज़ में बहुत छोटा होता है, और ये क्या होता है कि आपके पास साइज़ में छोटा होने की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, आम आंख से हम इसे नहीं देख सकते हैं। और इसके अलावा आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कौन कौन सी बीमारियां वायरस के ज़रिए से पैदा होती हैं, जिसमें कॉमन कोल्ड है यानी कि नज़ला ज़ुकाम, चिकन पॉक्स जिसको लाखड़ा काकड़ा कहते हैं, खसरा, मम्स यानी कि कनपेड़े और इन्फ्लुएंज़ा, ये सारी कौन सी हैं, वो वायरल इन्फेक्शन है। इसके अलावा एड्स, चीचक, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV भी जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन है। अब इसके अलावा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जब वायरस एक सेल के अंदर एंटर होता है तो वो उस सेल में कैसे ग्रो करता है कि वो जैसे एक होस्ट है, होस्ट कौन सा हो गया, इंसानी जिस्म हो गया, ह्यूमन बॉडी होगी, उसके सेल के अंदर वायरस जाएगा और जाने के बाद वहाँ पे अफजाइश पाएगा। मतलब कैसे कि वो इंसानी जिस्म उस सेल की ही चीज़ों को, केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने जिस्म के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को बनाएगा। फिर उसके बाद जब वो बॉडी पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, एक वायरस पूरा हो जाएगा, तो वो वायरस सेल जो होता है वो फटता है, इंसानी सेल को रप्चर कर देता है, फाड़ देता है वो वायरस सेल, और उसके बाद वो ब्लड में शामिल हो जाता है। ब्लड में जैसे आपके पास पूरे जिस्म में जाता है और इन्फेक्शन फैला देगा। इस वजह से जो आपके पास जितनी भी आप मेडिसिन देते हो वो ब्लड में सर्कुलेट करती हैं, गर्दिश करती हैं, लेकिन जो वायरस होता है वो इंसानी सेल के अंदर दाखिल हुआ होता है। इसकी वजह से जो एंटी वायरल मेडिसिन होती हैं वो इतनी ज़्यादा अभी तक डेवलप नहीं हुई, ज़्यादा मार्केट में नहीं आई। इसी वजह से क्यों? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, ज़्यादा डेंजरस होता है। सेल के अंदर वायरस गया होता है और जिस पे वो जो अद्वियात होती हैं वो इतनी असर नहीं करती। इसके अलावा जो आपके पास लास्ट में लिखते हैं कि आपके पास एंटीबायोटिक कोई भी वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करती। जैसे मैंने आपको बाकी डिजीज़ में बताया था कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है। इसके अलावा फंजाई लिखा हुआ है। फंजाई में आपके पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कौन कौन सी, जिससे मोल्ड्स यानी कि फफूंदी, मशरूम, खुम्बियाँ फंजाई की मिसालें हैं। फंजाई पौधों में पाई जाती है, पानी में पाई जाती है, कुछ इंसानी जिस्म में भी रहती हैं। फंजाई की तमाम इकसाम में से तकरीबन निफ्स जो होती हैं यानी कि हाफ वो ज़रर रिसा हैं। कुछ फंजाई खुद स्पोर्स फैलाकर जैसे आप कितने देखा होगा, सुना भी होगा कि फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं वो हर वक्त हवा में मौजूद होते हैं। बस जब उनको अपना कोई ऐसा पसंदीदा मस्कन मिलता है या हैबिटेट मिलता है तो वो उसके ऊपर बैठ जाती हैं और उसके बाद वो ग्रो करने लग जाती हैं। जैसे ब्रेड के ऊपर फंगस कुछ दिनों के बाद ग्रो करने लग जाती है। जब आपके पास फंगल इन्फेक्शन आमतौर पर फेफड़ों या जिल्द से ही शुरू होता है। फेफड़ों में दाखिल होने वाले या जिल्द पर लगने वाले अक्सर स्पोर्स बीमारियों का मौजब बनते हैं। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन का इम्कान इस शख्स को ज़्यादा होता है जिसका मुदाफ़ती निज़ाम यानी कि जो उसका इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हुआ हो। एड्स की डिज़ीज़ आपने पढ़ी थी। एड्स में क्या होता है, HIV वायरस कहाँ पे अटैक करता है, उस इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और उसको हमला करने के बाद उसके इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। तो इस वजह से जितने भी किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल है, वायरल है या फंगल इन्फेक्शन, उस इंसान को ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। स्टीरॉयड्स इस्तेमाल कर रहा हो कोई इंसान या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, पहले से उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो या डायबिटीज़ का शिकार हो, फंजाई की बाज़ इकसाम जैसे कि आपके पास क्नैडिडा है, ठीक है, इंसानी जिस्म पर या आंतों में नॉर्मल हालत में मौजूद होते हैं। अगरचा ये फंजाई आमतौर पर बेज़रर होती है, लेकिन बाज़ औक़ात जिल्द और नाखूनों के इन्फेक्शन का बाइस बन सकती है। इसके अलावा आपके पास एक ये जो एथलीट्स फूट आपके पास एग्जांपल दी हुई है, ये फंगल इन्फेक्शन की ही दी हुई है कि फंगल इन्फेक्शन एक किस्म का जिसको हम क्या कहते हैं, एथलीट फूट हो जाता है, जिसमें पाँव की उंगलियों के दरमियान वाली जो जगह होती है उसके छिलके से उतरने लग जाते हैं, स्किन के छिलके बन के, तो उसकी वजह से हम उस बीमारी को क्या कहते हैं, एथलीट्स फूट। और ये क्या है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। नाखूनों का रंग वर्म, ठीक है, रिंग वर्म, ठीक है, नाखून बदशक्ल होना और बदसूदा होना,
और सर का रिंग वर्म, ठीक है, मुतासरा जगह से बाल गिर जाते हैं और इस जगह पर सोजिश हो जाती है। मतलब क्या कह रहे हैं, नाखूनों के इर्द गिर्द हमारे पास ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है, पाँव की उंगलियों के अंदर ज़्यादा हो सकती है, सर के ऊपर हो सकती है। तो सर की उस जगह पे क्या हो जाते हैं, बाल गिर जाते हैं और जो जिल्द होती है या तो वो सोजिश हो जाती है, बिल्कुल ड्राई हो जाती है, वहाँ पे बाल ग्रो नहीं करेंगे जब तक वो वायरल फंगल इन्फेक्शन वहाँ से ख़त्म नहीं हो जाता। जिल्द और नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल दवाई मुतासर जगह पर बराह रास्त लगाई जाती है। शदीद फंगल इन्फेक्शन के लिए आपके पास जो मुख्तलिफ जो एंटी फंगल अद्वियात हैं वो दस्तयाब हैं। इसके अलावा पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स भी वही हैं आपके पास जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैला रहे हैं, जो होस्ट को फ़ायदा पहुंचाए बगैर इंसानी जिस्म या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, खुराक हासिल करते हैं, पलते हैं और आपके पास बीमारी का सबब नहीं बनते हैं। पैरासाइटिक बीमारियां पौधों से लेकर तमाम जिंदा ऑर्गेनिज्म को लाहक हो सकती हैं। लास्ट लेक्चर में आपने पैथोजेंस पढ़ा था कि पैथोजेंस वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां पैदा कर रहे हैं। पैरासाइट्स आप देख रहे हैं कि इंसानी जिस्म में रहते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाए बगैर इंसानी जिस्म में रह रहे हैं और बीमारी का सबब नहीं बन रहे। पैरासाइटिक बीमारियां पौधों से लेकर तमाम जिंदा ऑर्गेनिज्म को लाहक हो सकती हैं। पैरासाइट एक नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 420। कसीर खलवी भी हो सकते हैं। एक खलवी पैरासाइट बैक्टीरिया से कम 10 गुना लंबे होते हैं। अब साइज़ बता रहे हैं वो कि पैरासाइट का साइज़ क्या हो सकता है कि आपके पास पैरासाइट बैक्टीरिया से कम 10 टाइम्स लार्जर हो सकता है, उसका साइज़ बड़ा हो सकता है। इनका साइज़ तकरीबन 0.01 मिलीमीटर होता है। इसके अलावा जो पैरासाइट्स होते हैं इतने बड़े होते हैं कि इन्हें आम आंख से आसानी से देखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टेप वर्म क्या है, एक पैरासाइट की एग्ज़ाम्पल है। तो इसकी लंबाई आपके पास क्या होगी, 20 फुट तक हो सकती है। खुराक और पानी पैरासाइट की मुंतकली के सबसे ज़्यादा आम ज़राए हैं। चूँकि दिन को हम ज़्यादा जो खाते पीते हैं, इसलिए पैरासाइट से लगातार हमारे पास वास्ता पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कह रहे हैं कि जब आपके पास फूड आप ले रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो उसके ज़रिए से हमारे पास मुख्तलिफ पैरासाइट इंसान के जिस्म के अंदर जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मलेरिया का बाइस बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लाज्मोडियम मलेरिया या प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरिया आपके पास मलेरिया की जो बीमारी है उसको कॉज करने वाला, पैदा करने वाला जरासीम है, उसका नाम है टेप वर्म, ठीक है, हुक वर्म, राउंड वर्म और आपके पास ये लिवर फ्लूक। ये डिफरेंट किस्म की पैरासाइट्स की मिसालें हैं जो इंसान के जिस्म में बीमारी का मौजब बनते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, ये पैथोजेंस कैसे जिस्म में ट्रांसफ़र होते हैं। मर्स आवर की तरसील यानी कि पैथोजेंस की तरसील कैसे मुंतकली हो रही है उनकी। सीवरेज का जूं का तूं फरामी, आप से मिल जाना या फसलों को सैराब करना वो बुनियादी वजह है जिससे खुराक और पानी आलूदा हो जाते हैं। जैसे आपके पास कह रहे हैं कि आपके पास जो सीवरेज का पानी होता है, वो जो साफ़ पानी के पाइप और सीवरेज का पानी जो साथ साथ इकट्ठे ज़मीन में से गुजर रहे होते हैं, अगर उनमें कोई किसी किस्म की कोई लीकेज होगी है तो ज़ाहिर सी बात है जो घरों में आने वाला पानी होता है वो आलूदा हो जाता है और वो फिर पीने से मुख्तलिफ़ किस्म की इंसान को बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसमें आपके पास हैज़ा है, हेपेटाइटिस ए और पोलियो की बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स की मुंतकली का ये मिसाली तरीका है। इसके अलावा चेन ऑफ इन्फेक्शन का सिलसिला कैसे फैलता है। इन्फेक्शन के अमल को समझने के लिए आपके पास मुख्तलिफ लिंक्स वाला दायरा इस्तेमाल होता है। इन्फेक्शन होने के लिए इन्फेक्शन के सिलसिले के 6 लिंक्स में से हर लिंक का वकू होना ज़रूरी है। इस सिलसिले के किसी एक लिंक को हटा दिया जाए तो इन्फेक्शन का सिलसिला रुक जाता है। मतलब क्या है, आपके पास जैसे हम अब फ़िलहाल कोरोना की बात करते हैं, तो कोरोना में आपके पास फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है कि आपके पास फ़िज़िकल डिस्टेंस एक इन्फेक्शन को रास्ता दे रहा है कि अगर आप फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, एक इंसान के साथ दूसरा इंसान मिल रहा है, जुड़ रहा है, तो वो क्या होता है कि जो इन्फेक्शन किसी भी किस्म का है, चाहे वो बैक्टीरियल है, वायरल है, ख़ास तौर पे वायरल इन्फेक्शन, उनको एक रास्ता मिल जाता है एक से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होने का। तो जब हम उस चेन को तोड़ देते हैं,
यानी कि फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं, तो हम उस चेन को तोड़ देते हैं, तो वो इन्फेक्शन फैलता नहीं है। सिर्फ इसका यही मकसद है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि इन्फेक्शन का जो सिलसिला होता है वो 6 लिंक्स पर मुश्तमिल होता है, 6 लिंक्स का एक दायरा बनाता है। अब एक लिंक को भी हम तोड़ देंगे तो इन्फेक्शन का सिलसिला टूट जाएगा और इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो इन्फेक्शन एजेंट्स हैं, आगे से रेजरवायर है, ठीक है, इसके बाद आपके पास जो भी नेक्स्ट है आपके पास, तो उस वो क्या कैसे कैसे इन्फेक्शन एजेंट्स एक रेजरवायर से होते हुए इन्फेक्शन को फैलाते हैं और उसके बाद बीमारी का बाइस बनते हैं। तो हम उस चेन को तोड़ देते हैं, तो चेन को तोड़ने से हम इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। तो ये जो आपके पास पूरे का पूरा चेन ऑफ इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।